जी बोलिए। वेलकम। हाँ, नहीं अभी का मैसेज व्हाट्सएप लेट आया। ओके। मेरी आवाज आ रही है अभी आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बोलिए। ओके, चलिए। राजकुमार भाई वेलकम, है ना। थैंक और यू जो सो लोग मच। हमें देख रहे हैं, मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा राजकुमार कनौजिया का। पिछले 25 साल से मुंबई फिल्म इंडस्ट्री और थिएटर में काम कर रहे हैं। करीबन 150 ऐड से भी ज्यादा ऐड है, जिसमें मिंटोस फ्रेश है, क्या कहते हैं, सेंचुरी प्लाईवुड, ब्ला ब्ला, मतलब नेम देम, मैक्सिमम एड्स में आपने इनको देखा होगा, है ना। बहुत से सीरियल, जिसमें एक बहुत प्रोमिनेंट सीरियल है बालिका बधू, फुलवा, है ना। और उससे भी ज्यादा मैं शुरुआत करना चाहूंगा फिल्म से, कोई नहीं भूल सकता फिल्म स्टाइल, है ना। और वो आपका कैरेक्टर, राइट। और मुझे लगता है कि करीबन मोर देन 40 फिल्म्स, जिसमें बॉलीवुड, रीजनल और इंटरनेशनल फिल्म सारे इंक्लूडेड हैं, राइट सर। राइट। मैं इस तरह से मैं मतलब क्वेश्चन की शुरुआत करना चाह रहा हूँ कि सब कोई लॉकडाउन में है, कैसा चल रहा है पहले आपका लॉकडाउन, ये बताइए। सबसे पहले तो ये बता दूं कि अक्सर हम लोग अपने आप से और सबसे शिकायत करते हैं कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। और आज हमारे पास टाइम ही टाइम है, और बस टाइम का सदुपयोग करना आना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है जो टाइम का नहीं, टाइम उसका नहीं। तो राइट। मैं टाइम का बहुत अच्छे से सदुपयोग कर रहा हूँ। बहुत सी चीज़ें, इनफैक्ट मेरा, मैं सच में कह रहा हूँ, आई एम नॉट ट्राइंग टू एग्जैजरेट। मैं अभी इतना ऑक्युपाइड हूँ, बहुत बिजी अपने आप को मैंने कर दिया है कि इतना बिजी मैं पहले भी नहीं था कभी। ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे बहुत सारे सेशंस करने थे। एक चक्रा सेशंस होता है, मेडिटेशन का फॉर्म है, और एग्जैक्टली। आता वो कर रहा हूँ मैं आजकल। 2 घंटे की मेरी ऑनलाइन सेशन होता है। ओके। सवेरे मेरी 1 घंटे का सेशन होता है साइकोथेरेपिस्ट का। और फिर किताबें पढ़ रहा हूँ अच्छी अच्छी, जो कि मुझे गिफ्ट में मिली थी। बहुत सारी किताबें या फिर मैंने यूं खरीदी थी, लेकिन ऐसी पड़ी थी अलमारी में, अब जाकर के खुली है, तो वो हम्म। पढ़ रहा हूँ। और नींद को लेकर के बहुत शिकायत हुआ करती थी, तो नींद भी अच्छी ले रहा हूँ। और तामसिक भोजन नहीं बल्कि सात्विक भोजन कर रहा हूँ। और बाहर का खाना ज़्यादा शामिल था मेरे दिनचर्या में, तो अब घर का खाना खा रहा हूँ। तो कुल मिलाकर के क्वारंटाइन मेरे लिए बहुत अच्छा समय है, और सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। मेरी 3 फिल्में रिलीज हुई इस क्वारंटाइन के चलते। मेरी जो एक फिल्म थी जो 8 साल पुरानी अनरिलीज फिल्म थी, वो अब रिलीज हो गई। तो 3 फिल्में वाह। ऑनलाइन ऑनलाइन रिलीज हो गई। कुछ ऐड रिलीज हो गए, 2 ऐड जो डब्बे में जा चुके थे वो रिलीज हो गई। फिर ऑनलाइन मेरा काफ़ी कुछ अभी हो रहा है, तो उससे अच्छा लग रहा है अभी। मतलब इनफैक्ट ऐसा मुझे तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज लग रहा है, और फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है मुझे इसका। बहुत अच्छा लग रहा है, मैं एन्जॉय कर रहा हूँ क्वारंटाइन समय। और रही अच्छा, बात एक बात कोविड। बताइए, हाँ, फिल्मों की शुरुआत या फिल्मों में इंटरेस्ट कहाँ से आया? आपका रूट कहाँ है, आप बेसिकली कहाँ से हैं? देखिए ऐसे तो मैं यूपी से बिलॉन्ग करता हूँ, उत्तर प्रदेश। ओके। और उत्तर प्रदेश में उन्नाव मेरा ज़िला है। उन्नाव है कानपुर के बगल में। हाँ हाँ। तो मैं उन्नाव ज़िले से बिलॉन्ग करता हूँ। और लेकिन मैं पैदा तो वहीं हुआ, मेरे ननिहाल, मम्मी के ननिहाल में। लेकिन ओके। सिर्फ 2 महीने का था और मैं यहाँ ले आया गया मुंबई, और तब से मैं मुंबई का होकर रह गया हूँ। और मुंबई ही फिर माई बाप मेरा सब कुछ एक है। एक एक बार जो मुंबई पहुंच जाए वो मुंबई कर हो जाता है। हाँ, नहीं मैं तो 2 महीने का था, सिर्फ मात्र 2 महीने हाँ, का था। एग्जैक्टली। हाँ, तो मुंबई का ही कह सकता हूँ एक तरीके से अपने आप को। तो और शुरुआती दौर में आपने मुंबई तो मतलब बचपन से देखा है, आ, कैसा रहा, मतलब कैसे इंटरेस्ट आया शुरुआती दौर में फिल्म के थ्रू, या थिएटर के तरफ रुझान कैसे हुआ आपका? हाँ, देखो मेरा एक्चुअली दरअसल स्कूल से ही शुरुआत हो गई थी। स्कूल में ही मुझे इंटरेस्ट आ गया था, और स्कूल से ही मैं नाटकों में हिस्सा लेने लगा था। हम्म। फिर नाटकों में हिस्सा लेते लेते स्कूल, फिर इंटर स्कूल कंपटीशन, फिर बाद में कॉलेज, फिर इंटर कॉलेज कंपटीशन। फिर ऐसे ही मैं इंटर कॉलेज ऑल इंडिया लेवल पे एक नाटक खेलने गया था कंपटीशन में। तो वहाँ पर मुझे उठा लिया गया। फिर मैं पृथ्वी थिएटर ज्वाइन किया वहाँ से डायरेक्ट।
एमएचए लेवल पर मैं थिएटर करने लगा। वहाँ से फिर मकरंद देश पांडे के साथ थिएटर करने लगा। फिर वहाँ हम्म। से मेरी शुरुआत हुई और थिएटर से करते करते मैंने 5-6 साल से थिएटर किया, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं किया। फिर जब लगा कि हाँ अब थोड़ा बहुत कुछ आ गया है तो ठीक, हालांकि अभी भी सीख रहा हूँ, लेकिन फिर भी लगा कि हाँ थोड़ा बहुत है, तब तक मैं कूदा नहीं इस लाइन में, बॉलीवुड में कह सको तो। फिर बाद में फिल्मों की शुरुआत हो गई, लेकिन मैं रंगमंच में अब भी सक्रिय हूँ और अब भी जब तक समय मिलता है मैं रंगमंच से भी जुड़ा रहता हूँ। और मैं काफ़ी थिएटर किया है और मैंने मुंबई में ऐसा कोई रंगकर्मी नहीं है जिनके साथ मैंने नाटक नहीं खेला हो। मैंने ऑलमोस्ट सभी एमिनेंट थिएटर पर्सनालिटीज़ के साथ मैंने काम किया है और दिल्ली में भी किया है। और मैंने 4 लैंग्वेज में थिएटर किया है, जिसमें मैं फ्लुएंट हूँ। 4 लैंग्वेज पर कमांड है, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी। क्योंकि मैं हम्म। मुंबई का हूँ, इससे इसके चलते फ़ायदा होता है तमाम भाषा कि सीखने मुंबई का। और गुजराती मतलब हाँ, आप बोलने मराठी, लगते हैं। गुजरात, हाँ, तो मेरी बहुत अच्छी है। और जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ मैं अकेला नॉन गुज्जू है, यहाँ सारे गुजराती हैं। तो उसके चलते मेरा अभी अभी गुजराती आप कहाँ रह रहे हैं? पहले आप तो जोगेश्वरी में अंबोली रह रहे थे ना? जोगेश्वरी में ही रहता हूँ, जोगेश्वरी में ही अभी रहता हूँ। अभी भी अंबोली में है? हाँ, बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे बड़ा मकान ले लिया है, सबको थोड़ी अच्छी सकारात्मक परिवर्तन आ गया है जीवन में। नहीं नहीं, मतलब वो मेहनत का फल थोड़ा अच्छा होना भी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और फल मीठा आपकी मिल भी पहली रहा है। फिल्म कौन थी इसी पहली मेरी फ़िल्म थी कहाँ हो तुम, ओके। जिसमें 4 लोग लॉन्च हुए थे। लॉन्च में मेरा भी नाम आता है इंट्रोड्यूसिंग में। हाँ। शर्मन जोशी, सोनू सूद, फिर मैं और ईला और उनकी बेटी इशिता। हम 4 लोग लॉन्च हुए ओके। थे फ़िल्म में। और और फिर जी, कौन से साल में रिलीज हुई थी राज भाई? ये मेरे ख्याल से 2001 में हुई। 2001, हाँ, करीबन और 20 साल पहले। हाँ, अच्छा, और एक बात, 19 ये पहली फिल्म आपको मिली कैसे? एक्चुअली वो भी अच्छा किस्सा है, बताने लायक है, क्योंकि ये मेरा वाला रोल मिला था रघुवीर यादव को। ओके। और फिर बाद में मैं और नवाजुद्दीन गए थे इसी रोल के लिए, लेकिन हम दोनों को एक एक ही रोल के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया हम दोनों को। और मैंने और नवाजुद्दीन सिद्दीकी, हम दोनों मेरे घर पे, वो मेरा रूम में रहते थे, मेरे घर आए, हम रिहर्सल ये सब किए और फिर हम दोनों ऑडिशन के लिए, हम दोनों में से किसी एक का होना था। हम दोनों गए, तो तभी फॉर्चुनेटली मेरा हो गया उसमें। लेकिन वो रोल मुझे पसंद नहीं आया। हम्म। तो पता नहीं क्यों, और उन दौरान नया-नया खून था, नया जोश था और मैं 1-2 ऐड कर लिए थे और मेरा ऐड भी बहुत पॉपुलर हो गया था। तो डायरेक्टर से मैंने कहा कि नहीं, मुझे वो वाला रोल करना है, जो रघु भाई कर रहे हैं। तो मैं हाँ। कॉन्फिडेंटली बोला और फिर पहले तो उन्होंने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया, इनकार कर दिया, मैं वहाँ से आ गया। फिर कुछ दिन बाद मुझे फ़ोन आया और मुझे वही रोल मिला, मैं मेन कॉमेडी में था उस फ़िल्म ओके। में। तो दिस वाज़ माय फर्स्ट ब्रेक। और उस समय शायद फोटो का जमाना था ऑडियंस के लिए, जब फोटो दी जाती थी। हाँ, फ़ोटो के पीछे अपना लैंडलाइन नंबर, वो भी केयर ऑफ लिखता था मैं। लैंडलाइन एक केयर ऑफ नंबर स्टिकर पूरा। मुझे आज भी याद है, वो अंधेरी स्टेशन के पास एक स्टिकर बनवाया जाता था, है ना, जी। और वो फोटो के पीछे चिपकाया जाता था और मतलब हर जगह पे सर्कुलेट होता था। नहीं, तभी तो खैर मेरे पास स्टिकर के भी पैसे नहीं थे, तो वही फ़ोटो के पीछे मैं पेन से लिख देता था। तो कभी-कभी ओके। पसीने से तो स्प्रेड भी हो जाता था इंक, तो नाम दिखता भी नहीं था, तो उस चलते रोल भी छूट गए, कभी-कभी काम भी छूट गया, नंबर मिट जाता था। क्योंकि मुझे अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आपने कहा कि मतलब फोटो के पीछे स्टिकर के लिए भी मतलब पैसा नहीं होता था। अ, उस समय फाइनेंशियल स्टेटस कैसा था, मतलब आपका, मतलब क्या कर रहे थे, फैमिली का कितना सपोर्ट था आपको? मुझे यही वजह है कि मैंने कहा, मुझे स्टिकर के भी पैसे नहीं थे, फ़ोटो भी जैसे-तैसे मैंने 90 स्टूडियो, एक बहुत फ़ेमस हुआ करता था स्टूडियो 90। स्टूडियो 90 जुहू। हाँ, वहाँ से मैंने सिर्फ़ एक तस्वीर निकाली थी और उसी एक तस्वीर के पन्ने घड़ी-घड़ी निकालते रहो और उसी को बाँटते रहो और उसी में से पेन से लिखता था। और पैसे इसलिए नहीं होते थे क्योंकि मुझे घर से बिल्कुल सपोर्ट नहीं था। रोटी-कपड़ा ओके। मकान तो था, ताना-बाना के साथ था और मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं था मुझे। और
मुंबई में कितने लोगों का मानना है कि मुंबई में स्ट्रगल आसान है, संघर्ष आसान है, ऐसा कुछ नहीं है। उल्टा मुंबई में ज़्यादा टफ हो जाता है संघर्ष, क्योंकि माँ-बाप जो मुंबई के ऑलरेडी मेरे साथ के लोग एस्टेब्लिश हो चुके हैं अलग-अलग फील्ड में, उनसे आपका कंपैरिज़न करते हैं और वो सब अच्छी-अच्छी जगह पहुँच गए थे, उनसे कंपैरिज़न करते हैं और हमको भी शर्म आती है कि हम कोई भी रोल नहीं कर सकते, क्योंकि यहीं हमारे संगी-साथी सब आस-पास रह रहे हैं, तो शर्म के मारे हमको खूब-खूब कदम रखना पड़ता है, कहीं कोई देख तो ना ले। तो और घर वालों से फाइनेंशियली तो आर्थिक ज़रा भी सपोर्ट नहीं था, तो स्ट्रगल तो बहुत मुश्किल रहा। इनफैक्ट पृथ्वी थिएटर में जब मैं थिएटर करता था, तो जोगेश्वरी से पृथ्वी थिएटर डेली मैं चल के जाता था, चल के आता था, डेली। ओके। तो पैदल जाता था आप, और आप तो जानते हो कितना दूर है यहाँ से पृथ्वी थिएटर। डेफिनेटली। हाँ, तो चल के जाता था, चल के आता था। हमने इनफैक्ट स्ट्रगल भी बांद्रा-बांद्रा तक हम चल के गए हैं। लोग ऑफ कोर्स 2-4 लोग मिलकर, तो चल के हाँ, जाते हाँ। थे, चल के आते थे, क्योंकि हमारे पास भाड़े नहीं होते थे रिक्शे या फिर ट्रेन लाइन का बस का, हुँ। तो ऐसे दिन निकाले हमने पहले। चलिए, एक बात बताइए, कुछ बचपन की कुछ ऐसी यादें जो मतलब अभी भी याद करते हैं तो मतलब या तो बहुत खुशी होती है या तो बहुत दुःख होता है? हाँ, बचपन की एक यादें हैं कि जब मैं नया-नया खुला था इस फ़ील्ड में और थिएटर से शुरुआत कर रहा था, संघर्ष सबको मालूम था मैं संघर्ष कर रहा हूँ। तो मेरे एक दोस्त के घर में गया था, और मैं नया-नया था, मैंने कैमरा फेस किया नहीं था, थिएटर कर रहा था मकरंद देश पांडे के साथ। तो गुजराती दोस्त था मेरा, तो उसकी माँ को लगा मुझे गुजराती नहीं आती है और उसके घर हम लोग खाना खा रहे थे। खाना खाते-खाते ऐसे ही उसने मेरे से पूछी, "क्या करता है तू? क्या करता है?" बोला, एक्टर हूँ।" बोला, "एक्टर कभी देखा तो नहीं है कहीं? कहाँ करता है काम?" मतलब कोशिश कर रहा हूँ। तो उसको लगा कि मुझे गुजराती नहीं आती है, उसकी माँ को। और माँ ने एकदम दोस्त और उसके पति सब बैठे थे, मतलब अंकल सब बैठे थे 3-4 लोग। सबके प्रेज़ेंस में बोला कि ये इतना काला कलूटा, दुबला-पतला, ये कहाँ कोशिश कर रहा है गलत जगह। इसको उधर कौन पूछेगा, इसको पूछे खड़ा भी नहीं करेगा कोई, ये कहाँ गलत रास्ते जा रहा है। अरे तो इसका दोस्त है, इसको समझा। फिर दोस्त ने बोला इसकी गुजराती बहुत अच्छी है। हाँ। वो एम्बैरेस हो गई होंगी उस समय। बहुत एम्बैरेस हो गई। लेकिन खुशी तब हुई मुझे, ठीक कुछ 6 साल बाद वही आंटी ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ मेरे बड़े बेटे की शादी में ज़रूर आना, आप आओगे तो मेरा मान-सम्मान बढ़ेगा और लोग इज़्ज़त होगी हमारी शादी में, प्लीज़ आना। और एज़ अ सेलिब्रिटी मुझे ट्रीट किया उसकी माँ ने, तो तब खुशी यही हुई। यही यही चीज़ होती है राज भाई कि शुरुआती दौर में जो-जो लोग आपके मतलब आपको डिस्करेज करते हैं और बाद में वही आपसे इंस्पायर हो जाते हैं। जी, तो ये किस्सा रहा जो, और अभी भी उससे दोस्ती मेरी उस परिवार से, वो मेरा आज भी बहुत अच्छा दोस्त है। अच्छा, एक बात बताइए, धीरे-धीरे फ़िल्म प्रोग्रेस होते चला गया बॉलीवुड में। एक फ़िल्म है जो कल्ट ही मैं मानूँगा, क्योंकि एक उस समय जो फ़िल्म थी स्टाइल, उसके गाने से लेके शर्मन जोशी और साहिल खान, ये सारे लोग फ़ेमस हो गए थे। आपका वो कैरेक्टर है और मुझे वो भी याद है जो मतलब आपने रेड गाउन पहना था, शायद वो रोज़ वाला सीन, है ना? वो अगर मतलब हमारे एज के लोग, अभी के तो नहीं बताऊँगा, मतलब अब ये कहते समय लगता है कि हमारा ये एज ग्रो कर गया है ना? मतलब वो एक हाँ। प्रोमिनेंट कैरेक्टर था और लोग यूथ बहुत रिलेट कर रहे थे उस समय की फ़िल्मों को लेकर, है ना? और स्टाइल में रहने का वो गाना वगैरह मतलब बहुत फ़ेमस हो गया था। वो फ़िल्म कैसे मिली आपको? अ, वो मैंने एक ऐड किया था स्टार प्लस का, आई डोंट नो आपने देखा या नहीं। एक मेरा बहुचर्चित ऐड था स्टार प्लस, स्टार टीवी चैनल के लिए ऐड था। और ये उन ओके। दौरान की बात है जब बच्चन साहब का केबीसी का प्रोमो चल रहा था और केबीसी आने की शुरुआत थी। तो मेरा और बच्चन साहब का साथ ही साथ ऐड चल रहा था हम दोनों का, और मेरा ऐड ज़्यादा फ्रीक्वेंट हैमरिंग था उनसे भी ज़्यादा, और अब तक के टीवी इतिहास का सबसे बड़ा ऐड माना जाता है। वो पूरे 3 मिनट का ऐड था, बहुत लंबा ऐड था, और हॉलीवुड के डायरेक्टर जोनाथन चैनिगन ने डायरेक्ट ओके। था, और उसके मेरे होर्डिंग बहुत इंग्लिश में भी चलता था वो ऐड, हिंदी में भी चलता था। हिंदी में रूपांतरण भी मैंने किया था। तो वो ऐड के चलते मुझे स्टाइल फ़िल्म मिली थी। स्टाइल फ़िल्म के लिए बुलाया गया था, एन चंद्रा ने बुलाया और मुझे ऑडिशन के नाम पे मुझे बोला वो ऐड में तुमने जो किया वो करके दिखाओ।
तो बहुत लंबा एड था, तो मैंने हिंदी भी किया, इंग्लिश भी किया। तो एन ओके। चंद्रा प्रभावित हो गया और तुरंत मुझे उन्होंने स्टाइल फिल्म दे दी, तुरंत साइनिंग ऑन दे दिया एंड आई वाज ऑन, ऐसा था। और उस फिल्म के करने के बाद का रिस्पांस मार्केट में क्या था? वो फिल्म रातों रात लगातार इतनी सुपर, इनफैक्ट जब उसका ट्रायल हुआ था उस फिल्म का, तो आई वाज कॉन्फिडेंट कि ये फिल्म का कुछ नहीं होने वाला है, और मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई, मुझे फिल्म अच्छी नहीं लगी थी, मुझे जरा भी अच्छी नहीं लगी वो फिल्म। और मेरे को लगा था चलो भाई, मेरी एक पिक्चर जो पहले मैंने की थी डेब्यू, वो भी बकवास थी, मतलब ये भी बकवास, गई पिक्चर, गई घर से। एक फिल्म मेरे लाइफ में ऐड हो गई, बस ऐसा लगा होगा। तो मैं कहा चलो जाने दो, फिर अपना संघर्ष जारी है, अपना हम्म। चल दिया। जब लेकिन पिक्चर रिलीज हुई, सुपर डुपर हिट। इनफैक्ट बम्बई का, पूरे बम्बई भी नहीं कहूंगा, महाराष्ट्र, ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जहां मैं एज अ चीफ गेस्ट नहीं बुलाया गया। और सारे लिफाफे वाले चीफ गेस्ट, सारे जगह हाँ। लिफाफे, और इतने लिफाफे मैंने इकट्ठा किए उन दौरान शोज में, एज अ चीफ गेस्ट इतना बुलाया गया, परफॉर्म करने इतना बुलाया गया। स्टाइल की वजह से मैं पहली बार अब्रॉड गया, स्टाइल की वजह से मुझे पहली पहली बार बहुत कुछ मिला, मुझे इतना कुछ दिया स्टाइल ने, आज भी मुझे उसी की पहचान है। और जब वो नई नई फिल्म थी, 2-3 साल तो ये रवैया था स्टाइल को लेकर के कि मैं कुछ भी कहीं भी जाता खरीदने के लिए, अगर कम पैसे हैं तो उसके कोई पैसे लेता ही नहीं था मुझसे। अरे कांडे भाई, बस क्या भाई, आपसे कैसे लेंगे भाई, क्या ना भाई, दिया आपको। रिक्वेस्ट करने पर भी वो लोग पैसे नहीं लेते थे, रिक्शा वाला पैसे नहीं लेने को तैयार, ये हाल था। उसके बाद अभी जो 20-25 ईयर्स में ट्रांजेक्शन हुआ है राज भाई फिल्मों में, है ना, और हाँ कास्टिंग, अब तो कास्टिंग डायरेक्टर्स आ गए हैं बॉलीवुड में। पहले तो आपको हर ऑफिस में जाकर अपने फोटोग्राफ छोड़ना पड़ता था, और उसके बाद मुझे याद है कॉम कार्ड का एक जमाना आ गया था कि एक ही फोटो में 5-6 फोटोग्राफ्स होते थे। पैटर्न चेंज हो गया, जी। फिर ईमेल का पैटर्न चेंज हो गया। अब ये 25 ईयर्स में तो आप तो मतलब कंटिन्यूस रहे हो और हर फेज को देख रहे हो, जहां पे एनालॉग भी आया, एनालॉग के बाद डिजिटल का जमाना आ गया, और उसके बाद वेब सीरीज का, मतलब फिल्मों के बाद सीरियल का मतलब एक ट्रेंड चला, उसके बाद शॉर्ट फिल्म का ट्रेंड चला, उसके बाद अब वेब सीरीज, और मोबाइल में अब नेटफ्लिक्स जैसे एप्स हैं, सोनी लैब जैसे ऐप है, अल्टर बालाजी जैसे ऐप हैं, और अभी शायद आपका एक मैक्स प्लेयर में मस्त राम चल रहा है ना। तो इसका मैं जर्नी का सफर कैसा लग रहा है अभी आपको? इशारत, मैं सच में अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने इंडस्ट्री का लगभग बहुत सा दौर देख लिया। आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मैंने फिल्म कैमरा के में काम किया है, जब कर साउंड वाले होते थे फिल्म कैमरा, एग्जैक्ट। तो उसमें मैंने काम किया है। फिर जब इफेक्ट सिस्टम नहीं होते थे इतने, तो लाइव इफेक्ट्स होते थे, और वो दिमाग से काम ज्यादा होता था, कंप्यूटर नहीं था, वीएफएक्स नहीं था। हम्म। तो स्पेशल इफेक्ट्स मैंने उन टाइम पे स्पेशल इफेक्ट में काम किया जब दिमाग से काम होता था, कोई कंप्यूटर कंप्यूटर बाबा थे ही नहीं तभी, कोई हम्म। गूगल बाबा नहीं थे, कंप्यूटर कुछ नहीं था, तो उसमें उस दौर पे मैंने स्पेशल इफेक्ट वाला काम किया है। तो वो मतलब तभी मानना पड़ेगा। और फिर मैंने उन दौरान उस जमाने में काम किया है जब ऑडिशन के कन्वेंस 500-500 रुपए मिलते थे, और कन्वेंस सिस्टम था फिल्म लाइन में 500-1000 रुपए का। मैंने उन जमाने में काम किया है, तो मैं रियली रखती हूँ। और ऑडिशन में कन्वेंस से हम लोग का घर चलता था, तो मैं ये समय मैंने देखा है, जबकि आज तो क्या हाल है वो आप भी जानते हैं। तो ये समय देखा है। और एक दौर है, एक फेस है, जिसके मेरिट्स भी है, डिमेरिट्स भी है, अच्छा भी है, बुरा भी है। अभी भी बहुत सी बातें जिसके हमें फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, लेकिन हाँ, वो समय मिस जरूर करता हूँ मैं। वो समय में एक अभी आत्मीयत था। अभी अभी क्या लगता है आपको, जैसे उस समय अ, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में एग्जैक्टली लोग जो स्ट्रगल करते थे वो फिल्म्स के लिए करते थे, है ना, या तो टेलीविजन के लिए, ये सिर्फ एक दो माध्यम था कि एक या तो फिल्म्स करो या तो टीवी सीरियल करो। अब तो पैटर्न चेंज हो गया है, लोग मतलब टेलीविजन से ज्यादा वो ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है उसके ऊपर काम करने के लिए बहुत ज्यादा है। तो आप और या आपके आजू बाजू में जितने एक्टर्स हैं, काम ज्यादा मिलना शुरू हो गया है या स्ट्रगल और ज्यादा बढ़ गया है? देखो, मेरा मानना है हर एक का जड़ पॉपुलेशन होता है, फिर चाहे वो देश की आर्थिक स्थिति हो या फिल्म इंडस्ट्री की संघर्ष की हालत हो।
तो जब जितना तादाद बढ़ती जाएगी उतना संघर्ष बढ़ेगा और उतना ही कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होगा। तो पहले भी कॉम्पिटिशन था, अब भी कॉम्पिटिशन है। हाँ, लेकिन पहले आत्मीयता थी, अंडरस्टैंडिंग थी, और पहले जो डिजर्विंग कैंडिडेट था उनको बिना पार्शलिटी के काम हो जाता था। अगर आप टैलेंटेड हो तो काम आपका मिलता था, आपको इतना कोई टेंशन नहीं था। लेकिन अब परिस्थितियां चेंज हो चुकी है, अब कहीं ना कहीं टैलेंट सेकेंडरी हो गया है। अभी लॉबी ऐसा मेरा ज्यादा मानना, हो। हाँ मेरा मानना है कि सेकेंडरी हो गया टैलेंट, क्योंकि आपका पर्सनैलिटी कैसा क्या है वो फर्स्ट प्रायोरिटी देखा जाता है। आप किस हिसाब से बोल पाते हो, आपका इन्फ्लुएंस कितना है, सोर्स क्या है आपका, लॉबीइज्म कितना है, ये सब बहुत मायने रखने लगा है। और टैलेंट ऐसा था 19-20 में वो देख लेंगे हम लोग। जैसे पहले ये होता था ऐड में कि राजकुमार कनुजा मतलब यही चाहिए हमको, कॉम्प्रो नहीं होता था। फिर चाहे पैसे मुझे भी मालूम है मैं ज्यादा मांग रहा हूँ, उनको भी मालूम है ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी लेते थे क्योंकि हमको यही चाहिए। अब ऐसा नहीं होता है। अब जैसे नए को लेते मालूम है उनको यार ये इतना परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ठीक है यार ले लो, हटाओ ना यार, इससे रिहर्सल करवा लेंगे और हम्म। उसको 3-4 दिन वर्कशॉप में घुसेड़ देंगे, असिस्टेंट के साथ जाओ इसका वर्कशॉप, और फिर उसे जबरदस्ती। तो इस तरह से काम होने कॉम्प्रो होता है, पहले कॉम्प्रो नहीं होता था। अब लोग बाग कॉम्प्रो करने लगे, क्वालिटी को इग्नोर करने लगे हैं। ये सब अभी बाय इसके मतलब फ्लॉज भी है। अभी अभी कास्टिंग डायरेक्टर का जो ट्रेंड आया है वो ट्रेंड कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल बुरा लग रहा है, सच में बुरा ट्रेंड है। क्योंकि मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर है इन सबकी अपनी अपनी लॉबी है, और वो अपने लॉबी वालों को ही पहला प्रमोट करते हैं। और जो उनके लॉबी के नहीं है समझ लो वो तुक्के की देन है, और उनके साथ तुक्का लग जाता है, या किस्मत, या जो भी कह लो, या ऊपर वाले का हाथ, ये सब है। लेकिन बहुत गंदा गंद मच चुका है अभी कास्टिंग के मामले पर, क्योंकि मतलब इतना लॉबीज़म है, इतना पॉलिटिक्स है, ब्यूरोक्रेसी है। मतलब कास्टिंग डायरेक्टर इतना पुशअप करता है अपने लोगों को। अभी मेरे साथ, मैं नाम नहीं लूंगा, एक नामी ग्रामी प्रोड्यूसर डायरेक्टर को मैं ही चाहिए था, लेकिन वहां पर कोई एक XYZ फेमस कास्टिंग डायरेक्टर है, वो था, तो उसने अपने बंदे को घुसाया, और जबकि डायरेक्टर को भी मैं चाहिए, प्रोड्यूसर को मैं चाहिए। फिर उसने उसको कन्विंस किया और आखिर वही हुआ, मैं नहीं हुआ। तो ये फेस करना पड़ रहा है। मीन्स स्थिति लोगों को लगता है कि अच्छी हो गई कास्टिंग डायरेक्टर आने के बाद, मगर वो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं है। और कास्टिंग डायरेक्टर भी हमारे यहाँ ऐसे इसका इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि हमारे यहाँ अधिकांश कास्टिंग डायरेक्टर, मैं कहूंगा 90% कास्टिंग डायरेक्टर जो है वो फ्रस्ट्रेटेड है, बिकॉज वंस अपॉन टाइम दे ऑल वर एक्टर्स। फर्स्ट रेटेड एक्टर्स। हाँ, सारे एक्टर रिजेक्टेड एक्टर्स है, सारे गिव अप किए हुए एक्टर्स है। तो जस्ट बिकॉज वो लोग ने गिव अप किया, हार माना है, तो वो लोग देख नहीं सकते जल्दी से किसी को अपने आगे आता हुआ। कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड वो लोग एक ये रहते कि साला ये आज ये ऐसा, ये ऐसा ऐसा ऐसा, ये सब, और फिर पर्सनल भी निकालते हैं। ये और फिर ये उन मैं लोग को जो मानता हूँ। चाहते हैं, हाँ, तो जो उनकी इर्द गिर्द रहे, ये सब भी उनको अच्छा लगता है, उनकी वाहवाही करे। तो मैं इन सब में नहीं हूँ, और इसलिए मेरे ज़्यादातर काम जो होते हैं मुझे डायरेक्ट ही सब मिलते हैं, या फिर उधर कोई तगड़ा कोई जान पहचान है तो ही। अभी जैसे मैंने राधे की, सलमान खान की, तो वहाँ पर मुझे जो उनके राइटर है, एसोसिएट डायरेक्टर, उन्होंने रिकमेंड किया। पूरी नंबर 1, तो हर जगह मुझे कोई ना कोई ऐसे स्पेशल रिकमेंड है, तो बहुत मुश्किल होता या है जो डायरेक्ट। पहले काम कर रहे थे ऑनेस्ट तरीके से वो लोग रिकमेंड कर रहे हैं। करेक्ट, हाँ। और जस्ट बिकॉज मैं पहले से हूँ, एक रिलेशन है, आज मेरे साथ के लोग भी एक जगह बना लिए, अपना वजूद है, और सब गिव अप किए हुए एक्टर्स हैं। क्योंकि जो एक्टर गिव अप कर देता है फिर कोई ना कोई फील्ड में चले जाता है, कोई कास्टिंग डायरेक्टर बन जाता है, कोई राइटर बन जाता है, कोई स्पॉट बॉय बन जाता है। तो मैंने ऐसे भी मेरे साथ के एक्टर्स देखे जो स्पॉट बॉय भी बन गए हैं, कोई साउंड रिकॉर्डिस्ट बन गए, कोई असिस्टेंट डायरेक्टर। मतलब मेरे साथ के मैंने हर एक लोगों को देख लिए, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई स्पॉट बॉय बन गया है, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। तो ये बहुत अल्टीमेटली, ये बहुत जी, सही बात कहा आपने कि बहुत मुश्किल होता है एज एन एक्टर आपको आपके ड्रीम के साथ टिके हुए रहना, वो भी मुंबई जैसे शहर में, है ना। और वो पैशन को फॉलो करना बहुत मुश्किल है।
बिल्कुल। और मुझे ये भी लगता है कि जैसे आपने कहा कि जैसे अभी कास्टिंग डायरेक्टर्स का एक ट्रेंड आने के बाद, मुझे अभी भी याद है मैं एक जगह पे ऑडिशन देने गया था और उस बंदे ने बोला कि थिएटर का एक्टर चाहिए। तो मैंने पूछा कास्टिंग डायरेक्टर से, अब जो बंदा पूछ रहा है कि थिएटर का एक्टर चाहिए तो उसने डेफिनेटली थिएटर किया होगा, है ना। तो मैंने पूछा भाई आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपने कोई थिएटर वेटर किया है मतलब, तो बोला नहीं नहीं बस अभी तुरंत मैंने एमए किया हुआ है मास कम्युनिकेशन में और कास्टिंग में ज्वाइन किया हूँ। तो मैं एनालाइज ये करने लगा, ये बंदा ढूंढ रहा है थिएटर का बंदा, जो मास कॉम किया हुआ बंदा है, ना उसको एक्टिंग का समझ है ना उसको थिएटर का समझ है, तो वो क्या कास्टिंग करेगा। अभी मैं इससे भी आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मुझे याद आया, एक बड़े से प्रोडक्शन हाउस का मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े से प्रोडक्शन हाउस में पहले तो हाँ मैं सिलसिला को जिस तरह से स्टार्ट करता हूँ, एक टिपिकल स्ट्रगलर था, जो टिपिकल स्ट्रगलर जिसको कुछ नॉलेज नहीं एक्टिंग का, दूर दूर तक एक्टिंग का ए भी नहीं आता, और वो लिटरली मेरे से गाइडलाइंस देता था हमेशा, क्या करूँ दादा 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 दादा। अचानक वही आदमी, और ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ इस बात को, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, मुश्किल से वो मुझे कुछ 6-7 महीने बाद वो मेरा ऑडिशन ले रहा था, और वो मुझे बोल रहा था दादा अच्छा है लेकिन ना सुन दादा, वो बात नहीं आ रही दादा, मेरे को तो ना ये चाहिए, बताओ। तो ये देखो, हाँ वो मेरा ऑडिशन ले रहा था। होता है। अच्छा एक बात बताइए, आपने राधे किया, कैसा रहा एक्सपीरियंस सलमान खान प्रोडक्शन में काम करने का। सलमान भाई के साथ तो ये 6ठी बार मैंने काम किया है, मैं पहले भी ओके। 5 बार काम कर चुका हूँ, और सलमान भाई के साथ ही सेम है इसमें, तो अच्छा रहा। बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें होती है, और अच्छा बुरा दोनों होता है हर जगह होता है, वहाँ भी बहुत अच्छा हुआ सब कुछ, ठीक है, ओके है। और एक्चुअली दरअसल अभी शूटिंग मेरा पेंडिंग है शायद राधे की, तो आपका पोर्शन हो चुका है शूट। सिर्फ मेरा हो गया, और फिल्म का जो पेंडिंग है उसे पे गाना रह गया, शेष रह गया, बाकी फिल्म कंप्लीट है। ओके, बाकी फिर कंप्लीट है। फिल्म कंप्लीट अब तो ये तो क्वारंटाइन का टाइम है अभी, बस विश करते हैं कि जल्दी सारी चीजें खत्म हो। अभी एक बात बताइए यार, लोगों को ऐड मिलता नहीं है, आपने एक से 150 एड से ज्यादा किए हुए हैं, है ने ना, और अब तक बहुत बड़े बड़े ऐड, मतलब 338 ऐड किए मैंने अब तक। 338 ऐड। हाँ, माय गॉड, मतलब एक मतलब आपने तो एक पूरा जीवन जी लिया, मतलब और सारे सारे मुझे याद है कि मतलब जितने भी बड़े बड़े ऐड हैं, है ना, वो सारे ऐड में आप हैं। तो ये ऐड की कास्टिंग कैसे होती है। एक अच्छी बात है कि एड वर्ल्ड इस सब पॉलिटिक्स से दूर है। अब तक जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री में जो पॉलिटिक्स है, जो डबल स्टैंडर्ड है, ये अब तक एड वर्ल्ड को छुआ नहीं है, वो बहुत अच्छी बात है। एड वर्ल्ड में अभी भी एक ईमानदारी से काम किया जाता है, उनका वर्क ऑफ स्टाइल बहुत ईमानदारी से चल रहे हैं वो लोग, और वहाँ पर ऑडिशंस होते हैं, और फिर अगर लगता है उनको ये किरदार हमारे लिए फिट है तो उनको लिया जा रहा है, ये सिलसिला अब तक जारी है, बहुत अच्छी बात है। और एड वर्ल्ड में ऑफकोर्स यहाँ भी कास्टिंग डायरेक्टर थी, यहाँ भी मैं तब आया जब कास्टिंग डायरेक्टर कहीं भी नहीं थे, तो कास्टिंग डायरेक्टर यहाँ भी आ गए हैं, लेकिन एड वर्ल्ड में कोऑर्डिनेटर ज्यादा होते हैं, और कोऑर्डिनेटर्स तो मैं कहूँगा वो लोग बीएमसी कर्मचारी की तरह होते हैं, ये मेरा टेक है। बीएमसी कर्मचारी जैसे होते हैं कि वो लोग सिर्फ सफाई करते हैं, और सब कचरा साफ करके, और जो कचरे में से जो रिसाइकल आइटम लगता है, हाँ ये रिसाइकल हो सकता है, और वो जाकर के दे देते कंपनी में मैन्युफैक्चर के लिए, ये देखो देख लो ये रिसाइकल हो सकता है, मैन्युफैक्चर कर लो। फिर मैन्युफैक्चर डिसाइड करता है कि इन रिसाइकल आइटम में से सबसे अच्छा आइटम कौन सा है, तो वो लोग उठाते हैं। तो ऑडिटर थ्रू ही मैं जाता हूँ, आज भी वो लोग ही बुलाते हैं, लेकिन ये है कि सब सामने से बुलाया है, आज तक मेरे लाइफ में कभी पैसे वैसे कहीं खिलाने का, यहाँ चापलूसी ये सब करने का मुझे मौका नहीं मिला कभी, मतलब मुझे चाहिए भी नहीं है मौका। ने अभी तो बड़ा बहुत दिनों के बाद ये कोऑर्डिनेटर वर्ड सुना, क्योंकि जब हम स्ट्रगल कर रहे थे बॉम्बे में तब भी कास्टिंग डायरेक्टर्स नहीं थे, कोऑर्डिनेटर्स ही थे। हाँ और कास्ट भी क्या नाम के होते हैं, वो लोग भी तो कहाँ उनकी चलती, वो पुशअप ही करते हैं, अल्टीमेटली तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ही होते हैं सब कुछ। या जब एग्जैक्टली तक कि कोई बहुत बड़ा कास्टिंग डायरेक्टर ना हो जो पॉलिटिकली गेम खेले, वो आजकल उनका सो कॉल्ड है, 2-4 लोग नामी गिरामी जो पुशअप करते हैं अपने एक्टर्स को, वो लोग नाराज भी हो जाते हैं कि डायरेक्टर उनके पसंद का एक्टर ना ले, तो फिर डायरेक्टर उसकी सुनने लगा है।
तो ऐसा होने लगा हाँ, है। क्योंकि एग्जैक्टली ये हो रहा है। अच्छा एक बात बताइए राज भाई, मोर देन 384 एड्स है ना, और वो भी सारे प्रोमिनेंट प्रोमिनेंट एड। अब कैसा लगता है, मतलब आपने एक पूरा एरा देखा है 25 ईयर्स में, तो जितने भी नए लोग हैं जो अभी आ रहे हैं इंडस्ट्री में, उसको आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? मैं एक ही चीज कहूंगा लोगों को, जिस किसी को भी आना है इस फील्ड में, आइए, बिल्कुल आइए, स्वागत है आपका, लेकिन पूरी तैयारी के साथ आइए। कि पूरी मतलब सबसे पहले तो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कीजिए। एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एजुकेशन सिर्फ नौकरी पाने के लिए या अच्छा बोलने के लिए नहीं होता है, एजुकेशन हमारे इनर ग्रोथ के लिए होता है। तो एजुकेशन आपको हेल्प करते हैं एज एन एक्टर भी। तो एजुकेशन आपकी कंप्लीट कीजिए, और कंप्लीट होने के बाद इस फील्ड का एजुकेशन कीजिए, होमवर्क कीजिए कि ये क्या डिमांड करता है आपसे, क्या आप सक्षम है सप्लाई करने के लिए। तो जब तक कि आप सक्षम नहीं हो जाते सप्लाई करने के लिए, डिमांड फुलफिल नहीं कर पाते, तब तक आप स्टडी कीजिए इस लाइन को। मतलब स्टडी इन द सेंस तैयारी कीजिए, फिर चाहे वो थिएटर के रूप में हो या कोई एक्टिंग इंस्टीट्यूट के रूप में हो, कहीं भी जो कोई भी जो कुछ भी आपका सामर्थ्य बनता है आप कीजिए। और करने के बाद जब तक कि आपको लगता नहीं अभी आप फिट हो, आप सबका सामना कर सकते हो, पॉलिटिक्स का सामना कर सकते हो, चापलूसी का सामना कर सकते हो, हर एक चीज का सामना कर सकते हो, फिर कूदो इस लाइन में और बेबाक होकर, और फिर आपको लगता है कि आप सर्वाइव कर सकते हो इन परिस्थिति में और आप सक्षम हो, सक्षम हो, तब आप आ जाइए, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जब कूदते हो इस फील्ड में, तो गिव अप नहीं करना। फिर मर भी जाना, फिर चाहे आपको सक्सेस मिले या नहीं मिले, कोशिश करना आवश्यक होता है। और फिर एज इट इज सेड दैट कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ये बहुत ही मतलब जितने लोग भी आपको देख रहे हैं, ये भी बहुत जानना जरूरी है कि बहुत इजी फील्ड नहीं है ना, बिल्कुल बहुत स्ट्रगल है। क्योंकि 25 साल आदमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट समय एक चीज में गया होता है ना। और आपने तो मतलब एक ट्रांजेक्शन देखा है, मतलब अ, पूरा डिजिटल युग में आ गए हैं, जहाँ पे एनालॉग था, है ना। और जहाँ पे मतलब खुद कास्टिंग के लिए खुद ऑफिस तक पहुंचते थे, तो वहां से कास्टिंग डायरेक्टर तक आ चुके हैं। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, है ना, मैं उनसे ये कहूंगा कि मैं मेरे पूरे लिंक में राजकुमार जी का सारे फिल्म डालूंगा, है ना, वो आप देखिए, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में हैं, है ना। अभी एमएक्स प्लेयर में मस्त राम चल रहा है ना, उस उसको एमएक्स प्लेयर में वो फिल्म देखिए। मैं ये एंड करने के पहले ये पूछना चाहूंगा, वेब सीरीज में काम करने का अनुभव कैसा हो रहा है? आपने फिल्में कर ली, ऐड कर लिया, सीरियल कर लिया, वेब सीरीज कर लिया, है ना, तो कैसा है अनुभव वेब सीरीज का? देखिए, मैं बेबाक होकर के बोलूंगा, सबका अनुभव लगभग परफॉर्मिंग आर्ट्स प्लेटफॉर्म एक जैसा होता है सर। और वो सब कहने की बातें होती है डिजिटल, ये वो टेक्निकली फॉर्मेट अलग लगता है, बट जब हम परफॉर्म कर रहे हैं तो सब एक ही जैसा है, कॉमन है। वेब सीरीज एग्जैक्टली में भी कॉमन है। अभी मैंने बड़े बड़े दो वेब सीरीज किए, द गुड वाइफ्स किया, फिर मुल्ला नसीर, बहुत बड़ा वेब सीरीज था, उसको बेस्ट सीरीज भी मिला, द गुड वाइफ्स। सोनी हम्म। लीव में आता था ये, बेस्ट सीरीज मिला। तो वो मेरा पहला वेब सीरीज था। तो जब मैं गया शूट करे, तो मैं भी यही पैकेज लेके गया था, बैगेज लेके गया था कि यार वेब सीरीज ये अलग हो, ऐसा वैसा। लेकिन कुछ अलग नहीं है, सेम है, सेम है, बस खाली वो जब हम देखते हैं टेक्निकली उसको, तो वो पैटर्न चेंज हो जाता है, अदरवाइज सब पैटर्न प्लेटफॉर्म चेंज हो एक गया। जैसा है। जो सीरियल 100 एपिसोड का चल रहा था, वो बस अब 8 एपिसोड 10 एपिसोड में खत्म हो रहा है। और जिसका एक्टर से कोई सरोकार नहीं है, वो तो टेक्निकल मामला है, एक्टर से एग्जैक्टली कोई एग्जैक्टली। सरोकार नहीं है। चलिए राजकुमार भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कर। क्योंकि जितने लोग आपको देख रहे हैं वो समझ रहे होंगे कैसे बॉलीवुड चेंज हुआ है, या बॉलीवुड नहीं, ग्लोबल सिनेरियो ही चेंज हुआ है चीजों को काम करने का। और बहुत अच्छी चीज आपने कही कि पूरा प्रिपेयर करके आप आइए इंडस्ट्री में, है ना, वेलकम है। मगर अपने आप को पहले तैयार तो कीजिए बेचने के लिए, है जी ना। बिल्कुल। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में आपकी बहुत सी फिल्में, सीरियल, एड्स लोगों को देखने को मिले। और जिस तरह से आप अभी इंटरटेन कर रहे हो हमें, जीवन भर इंटरटेन करते रहें। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, टेक केयर राजकुमार भाई, फिर से मिलते हैं जल्दी, है ना। बिल्कुल और बिल्कुल। लव यू, टेक केयर, और स्टे एट होम,
स्टे ब्लेस, और आपके सारी सक्सेस के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और आपके लिए भी मैं यही दुआ करूंगा कि कामयाबी खुद ब खुद छटपटाए, बेकरार हो जाए आपका कदम चूमने को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है।